जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम लोग खबरें शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मित्रों आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस समय जो हम लोग हैं वो हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हम लोग डॉक्टर एस.के. पाठक सर के पास आए हैं, जो कि वरिष्ठ सांस, फेफड़ा, चेस्ट, टीबी, एलर्जी के विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ है। और इनका हॉस्पिटल है ब्रेथ ईजी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि मुंशू भवन 80 घाट पे है, 80 रोड पे है। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सर कि हमारे चैनल को आपने समय दिया, उसके लिए तहे दिल से अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. पाठक, ब्रेथ ईजी टीबी चेस्ट एलर्जी केयर सेंटर 80 रामनगर वाराणसी से। सर, जो सबसे पहला सवाल कि मौसम इसमें बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, वो चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे जो भी हो, वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रभावित का कारण क्या है और उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? बदलते मौसम में खासकर इस जो ट्रांसफरिंग सीजन होता है, फ्रॉम बारिश से लेके ठंडी में हम प्रवेश कर रहे हैं, और इस सीजन में बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है, पॉलिनेशन का चेंजिंग होती है, पॉल्यूशन का भी इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो खासकर सांस के मरीजों में इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। इनकी फेफड़े काफ़ी सेंसिटिव हैं। इस बदलते मौसम में उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है, ब्रोंकाइटिस होती है, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया भी हो सकता है। खासकर बूढ़े और बुज़ुर्ग में ये समस्या ज़्यादा दिखती है, कभी कभी बच्चों में भी इसकी दिखती है। बच्चों में और बूढ़ों में जो फेफड़े की जो पावर क्षमता होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इन्फेक्शन खतरा उनमें ज़्यादा होता है। खासकर यंगस्टर में ये प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन यंगस्टर में ये भी देखा गया कि जो स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, जो बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उसमें चेस्ट इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे वातावरण में, ह्यूमिड वातावरण में कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हवा में काफ़ी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं, जो सांस के रास्ते से जाके इन्फेक्शन बना सकते हैं। इसमें टीबी का भी प्रकोप इस मौसम में कुछ ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू समर सीजन एंड सीवियर कोल्ड सीजन। सर, खांसी एक बहुत ही कॉमन सी कहा जाता है कि खांसी आती है सर तो लोग चले जाते हैं, कोई भी कफ सिरप ले लेते हैं या वो ले लेते हैं, लेकिन खांसी किन परिस्थितियों में वो जानलेवा हो जाता है? दूसरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है कि जब बलगम आती है खांसी के साथ साथ, तो बलगम का कितना ज़्यादा प्रभाव चेस्ट पे पड़ता है, और बलगम के साथ अगर ब्लड आने लगे तो वो कहाँ तक खतरनाक है? तो ये खांसी जनरली कई सारे कारण होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो खांसी एक सिंपल अस्थमा से हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होती है, सीओपीडी दमा हो सकती है, एलर्जिक खांसी हो सकती है, टीबी की खांसी हो सकती है, आईएलडी लंग फाइब्रोसिस की खांसी हो सकती है, और कई सारे और फैक्टर हैं जो मेडिसिन से भी कभी खांसी आ सकती है। और कभी कभी आपका किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर, उसमें भी खांसी आती है। तो आपको ये जज करना है कि आपकी खांसी क्यों है, कैसे, इसका सही निदान, सही कारण एक योग्य चिकित्सक ही बता सकता है। जनरली अक्सर देखा गया है जब किसी को खांसी है तो जाके मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं, जो हो सकता है खतरनाक साबित हो, चूँकि खांसी आपकी बाई चांस ट्यूबरकुलोसिस की है, आपने सिंपल कोई खांसी ले ली, दवा ली, थोड़ी देर के लिए आराम जाए, फिर आप छोड़ दिए, फिर आपको होगा, तो बार बार होने से जो आपका बीमारी वो ठीक नहीं होगा। तो खांसी अगर आ रही है, लगातार बनी हुई है, तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। उसका जानकारी इकट्ठा करना, उसकी जांच पड़ताल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिंपल कैंसर में भी खांसी आती है, कैंसर जैसी बीमारी में, और लोग अक्सर कैंसर की दवाइयाँ और खांसी की दवाइयाँ जाके मार्केट से ले लेते हैं और उसको दबा देते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर खांसी आती है। ऐसे करते 2-4-6 महीने बीत जाते हैं, पता लगे कि जो बीमारी शुरुआती दौर में ठीक होने वाली है वो ठीक नहीं हो पाती, और वो स्टेज कई सारी क्रॉस कर चुकती है, जिससे इलाज करने में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, पैसे का खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, गारंटी भी उसकी नहीं रहती कि ठीक हो पाए कि नहीं हो पाए। तो शुरुआती खांसी अगर आ पा रही है तो उसका जांच पड़ताल करा लें। इसे सिंपल से जांच अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचेंगे तो सही तरीके से जाँच कर लेता है, आपके खांसी का कारण जरूर बता देगा कि क्यों खांसी आ रही है। और कभी कभी जनरल प्रैक्टिशनर या कुछ झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जो गांव में या प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता नहीं होता अस्थमा में जो खांसी होती है सांस की नली के सिकुड़ने के कारण होती है। अगर वो सांस की नली सिकुड़ रही है और आपको खांसी आ रही है तो आप कफ सप्रेशन ले लेते हैं, इससे वो बीमारी का लाइलाज हो जाती है और कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, उसमें जो कफ सिरप हम लोग लेते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि ये उसमें लिखा भी रहता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अल्कोहल तो उसमें रहता ही है।
वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या इसका कारण हो सकता है, इसको पता करके उसके हिसाब से निदान कर रहे हैं तो बेहतर रहता है। चेस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करना कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। कभी कभी वो आईसीयूज में लग जाते हैं और कभी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है। इसमें सिंपल दवाइयाँ काम नहीं करती और अक्सर रेजिस्टेंट डेवलप क्यों हो जाता है, जब आप दवाइयाँ मल्टीपल यूज़ हो जाती है और पेशेंट्स को 2 दिन 4 दिन 6 दिन खाया ठीक हो गया, फिर खाया नहीं तो बैक्टीरिया पूरी तरह से किल नहीं होते हैं तो वो रेजिस्टेंट होने लगते हैं। ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें अच्छी एंटीबायोटिक और डॉक्टर्स की निगरानी में होने से बेहतर रिजल्ट आता है। डॉक्टर साहब, हार्ट से 2 सवाल, क्योंकि आप हार्ट विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ब्लॉकेज जो हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उसके मूल कारण क्या है? क्या अक्सर लोग बोलते हैं तेल घी खा लिया या फिर रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज किया, अल्कोहल का, सिगरेट का ज़्यादा, तो ये कहाँ तक हार्ट को ब्लॉकेज करने में कारगर होते हैं? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज का मतलब हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होता, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर ब्लॉकेज होता है। जो ब्लड सप्लाई लंग्स से हार्ट की तरफ जाती है और हार्ट में नसों का प्रभाव से ब्लड की सप्लाई मिलती है, उन नसों में कोई अवरोध हो गया, कोई भी ब्लॉकेज हो गया तो वहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो हार्ट ब्लॉकेज का मतलब हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं, उनकी धमनियों में उनके रक्त स्राव जहाँ से होता है, ब्लड सप्लाई मिलती है, उसमें ब्लॉकेज होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, खासकर आप जैसे कि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा तेल घी का सेवन करना, तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और सीडेंटरी हैबिट है, आप लगातार बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों तक बैठ के ही काम कर रहे हैं, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर जो कचरा होता है, एक तरह से हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो जाके जो हार्ट की धमनियाँ हैं उसमें जाके चिपक जाता है और फिर जो ब्लड सप्लाई होती है वो हार्ट को मिल नहीं पाती है, तो वहाँ पर हार्ट की फंक्शनिंग पावर कमज़ोर होने लगती है। और जब पार्शियल ब्लॉकेज होता है, हल्का ब्लॉकेज होता है तो चेस्ट पेन होता है, लेकिन जब आप फुल ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पर हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक का मतलब कि आपकी कोई न कोई धमनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और चेस्ट पेन अगर हो रहा है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, इसका मतलब कोई न कोई आधा ब्लॉकेज हुआ है, आधा रास्ता खुला हुआ आपको। तो इन सब कंडीशनों को जज करने के लिए हमें सीटी, अल्ट्रासाउंड, ईको सब करना पड़ता है। इससे पता करने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लॉकेज किस टाइप का क्या है, एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो ध्यान रखना है कि जब आपको कोई भी चेस्ट पेन हो तो उसको हल्के में न लें, और ख़ासकर सेंट्रल चेस्ट पेन अगर आपका हो रहा है या लेफ़्ट साइड में हो रहा है और आपके कंधे में वो पेन जाके रेडिएट हो रहा है, आपके हाथ फट रहे हैं, पसीना छूट रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी, तो ये हार्ट अटैक की संभावना है। उसको तुरंत जितनी जल्दी उसकी जगह, चूँकि हार्ट अटैक में 4 घंटे मरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू में, अगर उस 4 घंटे में अच्छा ट्रीटमेंट चला तो वो ब्लॉकेज क्लियर हो सकते हैं, लेकिन अगर 4 घंटे के ऊपर जाता है तो कभी कभी वो ब्लॉकेज परमानेंट हो सकते हैं और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एंजाइना, चेस्ट पेन हो रहा है उसको भी हल्के में लेना। अगर वो चेस्ट पेन काफ़ी सीवियर हो रहा है और आपके हाथ भी फट रहे हैं, आपके कंधे में दर्द हो रहा है और सीने की दर्द के साथ साथ आपको घबराहट, बेचैनी हो रही, तो हार्ट अटैक की संभावना है। और उसको जितनी जल्दी होकर नियरेस्ट डॉक्टर के पास पहुंच के अपना ईसीजी, ब्लड टेस्ट करा के तुरंत जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि समय रहते अगर पहुंच जाता है चिकित्सक के पास तो इसका इलाज बेहतर और सही तरीके से और मरीज को बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, लास्ट 2 सवाल। आप चैरिटी भी डॉक्टर साहब बहुत करते हैं, सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने देखा भी है, कवर भी किया है और हम लोग जानते भी, पेपर में भी अक्सर निकलता रहता है। थोड़ा सा अपने सर, जो ओपीडी आपकी जो फ्री होती है, बहुत लोग लाभ ले लेते हैं, मेरे दूर दराज के दर्शक भी हैं, वो भी इसका लाभ लेंगे, तो उसके विषय में थोड़ा सा सर बताएं। देखिए, मैं एज ए चीफ स्पेशलिस्ट, मैं शुरू से कंसेप्ट था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा तभी से कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकूं, क्योंकि एज ए चिकित्सक सोसाइटी में हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और चूँकि मरीज डॉक्टर का नाम सुन के थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी फ़ीस चार्जेस कैसे हम बियर करें, तो इसलिए हम कभी कभी अक्सर मैं फ्री हेल्थ कैंप लगाता रहता हूँ गांव में, कस्बे में जाके और लोगों को जागरूक करता हूँ। जो अपनी तरफ से दवाइयाँ हैं, डायग्नोसिस है, जो जाँच है वो निःशुल्क हो जाती है। और अपने ब्रीथिजी सेंटर पर यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन जो है हम फ्री ओपीडी देते हैं, खासकर शनिवार को, इतवार और बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको फ्री ओपीडी का निःशुल्क परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। जब जो समय है 9 से 12, उस समय आप कोई भी व्यक्ति आके, चाहे धनी है चाहे गरीब है,
वो अपना लाभ। लेकिन गरीब पेशेंट को हम प्रतिदिन फ्री ओपीडी करते हैं। जो एक्चुअल में गरीब है उनके लिए हमें कोई शुल्क मायने नहीं होता, उनका इलाज बेहतर और परिवार पर्याप्त हो जाए, सुचारू रूप से चले। हमारे पास गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी आते हैं, हर तरह के मरीज आते हैं। जो मरीज़ जैसा होता है उस हिसाब से हम लोग इलाज प्लान करते हैं कि जितने बेहतर तरीके से हो सके, जितना अच्छा रिजल्ट दे सके। तो गरीब मरीज का इलाज हमारे लिए हमेशा, किसी भी दिन, कोई भी दिन नहीं है जिसमें फ्री ना देखें। तो हर दिन मैं मरीज़ जो पुअर है उनको देखता हूँ। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए हम 2-3 दिन हफ्ते में फ्री ओपीडी चलाते हैं, जो सुबह 9 बजे से 12 बजे, खासकर बुधवार, शुक्रवार और इतवार। डॉक्टर साहब, जो कि हम लोग का 5 दिवसीय फेस्टिवल भी आने वाला है और 5 दिन लगातार फेस्टिवल है, उसको लेते हुए आप जनता को खासतौर से प्रदूषण को लेके, मेरा सवाल ये था, उसको संदेश देते हुए प्रदूषण को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत को, प्रदेश को, जिले के? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की और गोवर्धन पूजा की, साथ में छोटी दिवाली की, लक्ष्मी पूजा की, धनतेरस की सारी शुभकामनाएं, और छठ पूजा भी है। ये सारे त्यौहार लगातार बैक टू बैक हैं, 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं सभी को बधाई दूंगा और सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, चूँकि जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है इसमें पॉल्यूशन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और ख़ासकर धुएँ वाली चीज़ों का जो प्रयोग होता है, खासकर पराली लोग जला देते हैं, उससे भी धुआं काफ़ी निकल, लकड़ी जला देते हैं, टायर भी जला देते हैं लोग। इस धुएं से खतरे कितने खतरनाक हो जाते हैं कि पॉल्यूशन की फैल के सांस के नलियों में जाके चिपक जाते हैं, और मरीज़ को, खासकर जो जिनके लंग्स बहुत कमज़ोर हैं, अस्थमेटिक हैं, उनमें जाके चिपक जाता है और सांस का अटैक दे सकता है। उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्रदूषण जैसे न फैलाएं, पराली को अगर जलाएं न तो ज़्यादा अच्छा है, उसको ज़मीन में गाड़ दें, इससे बेहतर उसकी खाद उपज बन सके। और कहीं खुले वातावरण में, खासकर जो पटाखे हैं उनको ग्रीन पटाखों का सेवन करें। नॉर्मली धुएं वाले पटाखे काफ़ी खतरनाक होते हैं, और क्लोज एटमॉस्फेयर में अगर पटाखे छोड़ रहे हैं तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। तो खासकर दिवाली मनाइए, खुशियों का त्यौहार होता है, दीयों का त्यौहार होता है, उसको आप देखें। अगर पटाखा छोड़ना है तो ग्रीन पटाखे हैं, वो भी ओपन एटमॉस्फेयर में आपकी कुछ सेलिब्रेट भी करें, और समाज को, सोसाइटी को और एटमॉस्फेयर को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और इस दिवाली में आप ये भी प्रण करें कि हमें स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि यही एक आपका जो धुआं बाहर है, वो धुआं अंदर अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो वो भी एक प्रदूषण का बहुत ही बड़ा कारण हो जाएगा, और लंग्स में कैंसर जैसी बीमारी भी ला सकता है, अस्थमा, दमा जैसी बीमारी ला सकता है, जो आपके लाइफ में काफ़ी दूभर बना सकता है। धन्यवाद। आपने सर लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद, और सभी दर्शकों को थैंक यू। सभी दर्शकों को अच्छी स्वास्थ्य की करना, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से काम करते हैं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं हर सांस आराम से, ये सर का स्लोगन भी है। और जैसा कि जानते हैं कि